अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इलेक्शन सेल। मैं हूं सारा इलियास। 8 फरवरी के आम इंतखाबात करीब हैं, मगर 40% पाकिस्तानी अपनी पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार से ही लाइल निकले। अवामी आरा जानने के हवाले से मारूफ इदारे गैलप पाकिस्तान ने इलेक्शन मुहिम के हवाले से एक नया सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि 40% पाकिस्तानी अपनी पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार से ही लाइल हैं, नाम तक नहीं बता सके, जबकि 45% ने दुरुस्त नाम बताया। अब सर्वे में 27% पाकिस्तानी अपनी पसंदीदा जमात के इंतखाबी निशान से भी नावाकिफ हैं और उनका कहना है कि पार्टी का इंतखाबी निशान उन्हें याद नहीं है। पार्टी इंतखाबात से लाइल्मी का इजहार करने वालों में 40% PTI, 27% पीपल्स पार्टी, जबकि 11% मुस्लिम लीग नवाज के वोटर नजर आए। अलबत्ता 63% पाकिस्तानियों ने पार्टी का इंतखाबी निशान याद होने का कहा। जियो न्यूज़ की यही कोशिश है कि आवाम को उनके नुमाइंदों के बारे में आगाही दें, ताकि वो अपना हक के जमहूर इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन अंदाज में उम्मीदवारों का इंतखाब कर सकें। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे डीजी खान डिवीजन में शामिल अहम हल्कों और बड़े मुकाबलों के बारे में। सीनियर सहाफ़ी तजज़िया सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, ज़िला मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए तो वहाँ सियासी ख़ानदानों और बरादरियों की सियासत को खासी अहमियत दी जाती है। यहाँ इस दफ़ा कौन कौन से दिलचस्प मुकाबले होने जा रहे हैं? देखें जी, ये मुजफ्फरगढ़ का ज़िला बड़ा ही जो अहम इसलिए है कि यहाँ से बड़े बड़े लोग सियासत में किरदार अदा करते रहे हैं। नवाब मुश्ताक गुरमानी, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो जो चाहें पंजाब में और पाकिस्तान में करवा सकते हैं, और उस ज़माने की जो दरबारी साजिशें होती थीं उसमें हमेशा नवाब मुश्ताक गुरमानी का नाम जो है वो आया करता था। फिर अब्दुल हमीद, सरदार अब्दुल हमीद दस्ती, वो भी इसी तरह, उनका भी बड़ा नाम था। और फिर सबसे मशहूर जो नाम कमाया वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब ने, जो गवर्नर पंजाब रहे और जवानी में ही उन्हें इक़्तिदार मिल गया। और फिर इसी तरह मुजफ्फरगढ़ से एक और बड़े सियासतदान नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान हुए हैं, जिन जो अपोजिशन के रहनुमा थे, और कहा जाता था वो सियासतदानों के सियासतदान हैं। वो इत्तेहाद बनाते थे, हुकूमतें उल्टाते थे, अपोजिशन की सियासत करते थे, बहुत वज़ादार थे, ज़मीनें बेच बेच के उन्होंने गुजारा किया। तो ये मुजफ्फरगढ़ यूँ समझिए कि सियासत का दिमाग रहा है। यहाँ से गवर्नर रहे, वज़ीर आला रहे, अपोजिशन लीडर रहे, तो इसलिए इसकी सियासत पर नज़र रखना भी बड़ा ज़रूरी है। अब ये देखते हैं कि ये मुजफ्फरगढ़ का हलका है, यहाँ से नून लीग ने हम्माद नवाज़ ख़ान टीपू जो है, ये साबका MP रहे हैं, उनको टिकट दिया है। पिछली दफ़ा 2018 में हार गए थे, लेकिन इस दफ़ा नून ने फिर उन पर एतमाद का इजहार किया है और उन्हें मैदान में उतारा है। तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जमशेद दस्ती साहब की हमायत की है। जमशेद दस्ती साहब जो हैं, ये एक वर्कर थे। पहले इन्होंने बसें चलाईं और बसों को मुफ्त जो है वो पेट्रोल फ़राहम करते थे और लोगों को मुफ्त सवारियां फ़राहम करते थे। इनको वहाँ अपने हलके में 15 के नाम पे भी पुकारा जाता था। एक गरीब बस्ती में रहते थे, रेडी पे भी चढ़ जाते थे। शुरू में उन्हें इन वजूहात से बड़ी मकबूलियत मिली। हम्माद नवाज़ टीपू साहब एक वर्कर से मुस्लिम लीग नून के आगे आए हैं, और पीपल्स पार्टी के यहाँ मेयर इरशाद अहमद ख़ान सियाल जो हैं, ये 2018 में भी MNA मुंतखब हो गए थे। इस दफ़ा उन्हें फिर टिकट दिया गया है, और इससे पहले वो एक दफ़ा MPA भी रहे हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने जमशेद दस्ती को इसी सीट पर शिकस्त दी थी। इस दफ़ा वो दोनों फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, और तहरीक-ए-लब्बैक ने यहाँ से मोहम्मद यार महबूब खर को जो है वो टिकट दी है। तो अब देखना यह है कि एक वर्कर हम्माद नवाज़ टीपू और जमशेद दस्ती, जिनका पहले निचले तबकात में बड़ा असर व रसूख था और बड़े पॉपुलर थे, वो कामयाबी हासिल करते हैं, या मेयर इरशाद सियाल, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर अपना एक मकाम भी बनाया है, और जरदारी साहब से भी इनकी अच्छी याद अल्लाह अब हो गई है। तो क्या वो दोबारा सीट जीत कर, पीपल्स पार्टी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि हम 11-12 सीटें तो आसानी से जीत जाएंगे, उन सीटों में इनका भी शुमार जो है वो होगा। मुजफ्फरगढ़ का ही दूसरा जो हलका है, इससे NA 176 मुजफ्फरगढ़, यहाँ से जो पीपल्स पार्टी के नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद बब्बर पठान, पख्तूनख्वा में इनको बाबर कहते हैं और यहाँ पे मुल्तान में इनको बब्बर पठान कहते हैं। तो ये हैं एक ही नस्ल के।
तो लेकिन यहाँ पे आके सराइकी में बब्बर हो गए। तो ये नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के बेटे हैं। नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान का मैंने ज़िक्र किया कि वो पॉलिटिशियन ऑफ द पॉलिटिशियंस था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी उनकी सरबराही में काम कर चुके हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी उनकी काम कर चुके हैं। अब इनके जो भाई हैं नवाबज़ादा मंसूर अहमद ख़ान, जो कि नवाबज़ादा साहब ने जानशीन बनाए थे, वो सूबाई पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ये पीपल्स पार्टी बड़े भाई जो हैं वो इफ्तिखार अहमद बब्बर, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली दफ़ा भी इफ्तिखार साहब जो थे वो जीत गए थे। और अब इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इन्हीं के ख़ानदान बब्बर ख़ानदान से नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान को खड़ा किया है। तो फैमिली से ही 2 लोग जो हैं वो खड़े हो गए हैं। तो तीसरी जो यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार हैं मखदूम सैयद बासत सुल्तान बुखारी साहब को, जो कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो है तहरीक इंसाफ छोड़ के इन्होंने नून लीग के साथ अपनी हमदर्दियाँ तय कर ली थी। ये अब्दुल्ला शाह बुखारी के बेटे हैं। इस फैमिली की रिश्तेदारी कतालपुर के सईदों से, फ़खर इमाम और खावर अली शाह से है। तो इसलिए ये ख़ानदान भी सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करता रहा है। और यहाँ से तहरीक लब्बैक ने अब्दुल वहाब साहब जो हैं उनको टिकट दिया है। हर जगह तहरीक लब्बैक भी नज़र आ रही है। देखना यह है कि तहरीक लब्बैक ख़ाज़म रिज़वी साहब के ज़माने में जिस तरह 25 लाख वोट ले गई थी, क्या इस दफ़ा उस हद को अबूर करेगी या उससे नीचे चली जाएगी, तो ये देखने की बात है। तो अब जो है बासत सुल्तान बुखारी साहब की अपनी फैमिली के अंदर भी इख्तलाफात हैं। इनके भाई जो हैं इनके मद्दे मुकाबल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो है जतोई ख़ानदान इस दफ़ा इस सीट से हिस्सा नहीं ले रहा। और देखना ये होगा कि बासत सुल्तान बुखारी को बड़े नाज से नून ने टिकट दिया है और 2 सीटों पे टिकट दिया है। देखना यह है कि ये क्या वो दोनों सीटें रिटर्न करेंगे या इस दफ़ा फिर जो है वो नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद ख़ान जीतेंगे, या फिर जो बाबर साहब मोहम्मद अहमद ख़ान बाबर साहब जिनको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है वो वोटों का चंक जो है वो ले जाएंगे। तो देखते हैं इलेक्शन तक। सुहेल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुजफ्फरगढ़ में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अदनान मुश्तबा। अदनान, आप हमें ये बताइएगा कि आप चूँकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, किस उम्मीदवार की मुहिम जो है ज़्यादा पुरजोर दिखाई दे रही है, अवाम में इलेक्शन के हवाले से क्या जोश व खरोश है? जी, मुजफ्फरगढ़ का शहरी हल्का NA 175 ये इसको कहा जाता है। गुज़िश्ता इंतखाबात में ये NA 182 इसका नंबर था। तो गुज़िश्ता इंतखाबात के हवाले से बात की जाए तो इस हल्के से माहिर इरशाद अहमद सियाल हैं, वो 53,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे। उनके मद्दे मुकाबिल जो अवामी राज पार्टी के उस वक्त के उम्मीदवार थे जमशेद अहमद खान दस्ती, उन्होंने 50,000 से ज़ायद नंबर हासिल किए थे। जबकि हमाद नवाज़ टीपू जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उन्होंने 47,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। इस दफ़ा की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, सियासत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त इस हल्के में यहीं तीनों जो उम्मीदवार हैं वो सबसे बड़े उम्मीदवार शुमार हो रहे हैं। इस दफ़ा जो जमशेद अहमद खान दस्ती हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल माहिर इरशाद अहमद सियाल पीपल्स पार्टी के और हमाद नवाज़ टीपू मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इस हल्के में एक और चौथे उम्मीदवार भी खड़े हुए थे जो प्रोमिनेंट फिगर हैं, वो साबिक वज़ीर जेल खाना जात थे बलूचिस्तान के मियां मोहम्मद अयूब कुरैशी, वो इस हल्के से खड़े हुए थे। उन्होंने नून लीग के टिकट के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन पार्टी की जानिब से हमाद नवाज़ टीपू को टिकट जारी किया गया। तो गुज़िश्ता दिनों उनकी मुस्लिम लीग की क़ियादत से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने इस हल्के से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। तो ये जो बेनिफिट है इसका वो हमाद नवाज़ टीपू को मिलने का इम्कान है। अगर जमशेद दस्ती के हवाले से बात की जाए तो जमशेद दस्ती ने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने अपनी बीवी पर मुबैना तौर पर तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए थे कि उन पर तशद्दुद किया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, जिसके बायस इस हल्के में जमशेद दस्ती का जो हमदर्दी का वोट है उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। माहिर इरशाद अहमद सियाल की बात की जाए तो माहिर इरशाद अहमद सियाल इस हल्के में से मजबूत तरीन उम्मीदवार शुमार किए जा रहे हैं।
गुज़िश्ता इंतखाबात में भी उन्होंने 53,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। दही इलाकों में उनका वोट बैंक ज़्यादा मुयसर आता है। दही इलाकों में उनका काफ़ी ठट्टा सियाला का इलाका हो गया और दीगर इलाके हो गए, उधर मार शादा मसियाल का काफ़ी वोट बैंक है। जमशेद दस्ती का भी दही इलाकों में ज़्यादा वोट बैंक शुमार किया जाता है। लेकिन शहर की अगर बात की जाए तो शहर में ताजिर बरादरी और अंदरून शहर में मुस्लिम लीग नून का काफ़ी वोट बैंक है। हमाद नवाज़ टीपू को इस जगह से, शहरी हलके से, शहर में से काफ़ी वोट पड़ने का इम्कान है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि ये तीनों उम्मीदवार बराबर के उम्मीदवार हैं, हम पला उम्मीदवार हैं। अच्छा, हल्का NA 176 की बात करें तो यहाँ आपको कौन सा आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत लग रहा है और आज़ाद उम्मीदवारों की पोजीशन क्या देखने में आ रही है? कौमी असम्बली का जो हल्का NA 176 है, उसके हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता इंतखाबात में इस हल्के का जो नंबर था वो NA 184 था। गुज़िश्ता इंतखाबात में नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो 54,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार अहमद करीम कसवल लंगड़ियाल 41,000 से ज़ायद वोट हासिल कर सके। जबकि जमशेद दस्ती जो अवामी राज पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने 40,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। एक और प्रोमिनेंट फिगर थी इस हल्के से सैयदा ज़हरा बासित सुल्तान बुखारी, जो मखदूम बासित सुल्तान बुखारी की अहलिया हैं, वो इस हल्के से 35,000 से ज़ायद वोट हासिल कर सकी थी। हालिया इंतखाबात के हवाले से बात की जाए तो हालिया इंतखाबात में फिर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, बड़े उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस हल्के से बासित सुल्तान बुखारी को टिकट जारी की है। अहमद करीम कसवल लंगड़ियाल जो गुज़िश्ता इंतखाबात में दूसरे नंबर पर थे, इस दफ़ा वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि जो नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान को तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जमशेद दस्ती की जो अहलियाँ हैं उन्होंने भी इस हल्के से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जमशेद दस्ती की अहलिया की जानिब से भी कैंपेन जारी है। तो अगर बात की जाए सियासत की तो नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान को इस हल्के में गुज़िश्ता, क्योंकि वो मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिट उन्हें मिला है और उन्हें मजबूत तरीन उम्मीदवार कंसिडर किया जा रहा है। उनका जो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बासित सुल्तान बुखारी से है। बासित सुल्तान बुखारी भी काफ़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। जबकि इस हल्के से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान और जमशेद दस्ती की आलिया नाजिया, उनके हवाले से कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। तहरीक इंसाफ इस हल्के से काफ़ी धड़ेबंदी का शिकार है, क्योंकि नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जमशेद दस्ती अपनी अहलिया को इस हल्के से खड़ा करके उनका वोट बैंक ख़राब कर रहे हैं, उनका वोट ख़राब कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का वोट ख़राब कर रहे हैं। जबकि जमशेद दस्ती ने अपने वीडियो बयान में ये इल्ज़ाम आयद किया है कि नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान ने पार्टी टिकट पर कब्ज़ा तो कर लिया, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम भी नहीं चला रहे, ताकि उनके जो मामू हैं नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान, वो इस हल्के से बासानी कामयाब हो जाएं। तो जमशेद दस्ती का मौक़िफ़ है कि उन्होंने अपनी अहलिया को इस हल्के से खड़ा करके तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो ख़राब होने से बचाया है। इस सारी सूरत हाल का जो फ़ायदा है वो नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान को हो रहा है, जो बेहतर पोजीशन में आ रहे हैं। उनके इंतखाबी मुहिम भी काफ़ी ज़ोर व शोर से जारी है। बासित सुल्तान बुखारी की अपने जो विंग हैं ओन हमीद डोगर, उनके साथ भी काफ़ी पिछले दिनों अदावत रही। उनका बासित सुल्तान बुखारी ने इल्ज़ाम आयद किया कि सरदार ओन हमीद डोगर जो MPA के उम्मीदवार हैं, उनकी पार्टी से ही उम्मीदवार हैं, वो जो नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान है उनकी मुहिम चलाने में मसरूफ़ है। लेकिन ओन हमीद डोगर ने इस सब की तरदीद की है। इस सारे सूरत हाल में जो आवाम है वो कशमकश का शिकार है कि आने वाले इंतखाबात में क्या इस हल्के का नतीजा होगा। वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं कैंपेन से, क्योंकि बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं उम्मीदवारों की जानिब से। वो इंतखाबी मुहिम तेज़ी से जारी है। सुहेल साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। ज़िला कोट अद्दू से कौन सी अहम सियासी शख्सियात आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी, यहाँ कौन से अहम मुकाबले मुतवक्के हैं? देखें जी, ये पहले मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा होता था कोट अद्दू, अब NA 180 कोट अद्दू जो है ये अलग ज़िला का हिस्सा बन गया है। और यहाँ से नून लीग से कैप्टन अब्दुल खालिक खर जो हैं वो उम्मीदवार हैं, और पीपल्स पार्टी से रज़ा रब्बानी खर जो हैं, ये दोनों जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार हैं, दोनों नूर रब्बानी खर साहब के बेटे हैं, सुतीले भाई हैं आपस में। और ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर जो हैं इनके चचा थे, और इस तरह ये खरफ ख़ानदान के ही दोनों फ़र्द जो हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। और यहाँ पर
शेर पंजाब माजी में कहलाने वाले और गवर्नर पंजाब रहने वाले ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर भी आज़ाद जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने पीटीआई की तरफ से भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन रज़ा रब्बानी खर ने, जो कि नूर रब्बानी खर के छोटी वाइफ के बेटे हैं, उन्होंने उन्हें हरा दिया था। यहाँ से तहरीके इंसाफ ने जो है मियाँ फ़याज़ छजरा साहब को टिकट दिया है और तहरीके लबैक से अल्लाह बचाया साहब को टिकट मिला है। तो बेसिकली तो मेरा ख़्याल है कि ये इलेक्शन जो है वो खर फैमिली के दरमियान ही है। चचा जीतते हैं या दोनों भतीजों में से कोई जीतता है, और क्या सौतेले भाई जो हैं इनका जो पहली दफ़ा मैच पड़ा है इसमें से कौन जीतता है। और नूर रब्बानी खर जो है वो उनका काम अपने हलके में बहुत ज़्यादा था, हत्ता के ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर को भी वो बीट कर गए थे। उन्होंने बड़ा तवील अरसा नून लीग में गुजारा। ग़ुलाम मोहम्मद नूर रब्बानी खर ने नवाज़ शरीफ के साथ सूबाई वज़ीर जंगलात रहे और आबी हयात के वज़ीर रहे, लेकिन बाद अज़ां फिर आखिरी उम्र में वो पीपल्स पार्टी में चले गए और उनकी बेटी हिना रब्बानी खर जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी रहीं। फिर बिलावल भुट्टो जब वज़ीर ख़ारजा थे तो उनके साथ रहीं, और रज़ा रब्बानी जो हैं उनके बेटे और हिना के भाई वो भी पिछली दफ़ा MNA रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये वाला जो नूर रब्बानी साहब की ये शाख या अब्दुल खालिक खर वाली शाख या उनके भाई वाली शाख ये सीट जीत सकेगी या कोई नया चेहरा जो है वो अपना मकाम बनाएगा। अच्छा अदनान, आप ये बताइएगा कि कोट अदू मुजफ्फराबाद से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर है। आप मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, लेकिन कोट अदू के हवाले से बताइएगा कि हल्का NA 180 में क्या इंतखाबी सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, लोगों का क्या कहना है? इस हल्के की सियासत के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता इंतखाबात में इस हल्के से रज़ा रब्बानी खर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के टिकट से 54,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर उस वक्त के आज़ाद उम्मीदवार फ़याज़ हुसैन छजड़ा थे जो 39,000 से वो ज़्यादा वोट हासिल कर सके थे, जबकि TLP के भी उम्मीदवार ने इस हल्के से अल्लाह बचाया उम्मीदवार हैं जिन्होंने 35,000 से ज़ायद हैरानकुन तौर पर वोट हासिल किए थे। तो हालिया इंतखाबात में भी TLP के अल्लाह बचाया साहब इस हल्के से दोबारा उम्मीदवार हैं। रज़ा रब्बानी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड उनके खालिक खर वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। फ़याज़ हुसैन छजड़ा काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। दो भाइयों की आपसी लड़ाई का जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता फ़याज़ हुसैन छजड़ा हैं उन्हें पहुंच रहा है। इलाके के लोग ये चहम गोइयाँ कर रहे हैं कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, उनके चचा आपस में लड़ रहे हैं, तो इनमें से किसे वोट दिया जाए, किसे ग़ुलाम मोहम्मद नूर रब्बानी खर का असली वारिस करार दिया जाए। तो इस गू मगू की कैफियत में फ़याज़ हुसैन छजड़ा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके वोट लेने की तवक्को की जा रही है। रज़ा रब्बानी अल्टीमेटली कहा जाए रज़ा रब्बानी का काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। उनकी बहन जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं हिना रब्बानी खर वो भी उनकी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। बड़े बड़े जलसे रज़ा रब्बानी के जानिब से किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक खर भी इस्तेकाम पाकिस्तान के जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं नियाज़ हुसैन कशकोरी उनके साथ मिलकर काफ़ी अच्छी कंपेन कर रहे हैं। फ़याज़ हुसैन छजड़ा की जानिब से भी बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं। तो हल्के में अभी भी गूम मगूम की सूरत हाल है कि इस हल्के से 8 फरवरी को कौन इलेक्शन जीतेगा। ये ज़्यादातर दही इलाकों पर मुश्तमिल हल्का करार दिया जाता है। इस इलाके में एहसास महरूमी ज़्यादा है, तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं, ना तालीम की सहूलियात बेहतर हैं, ना सेहत की सहूलियात बेहतर हैं। तो हल्के के लोग इस हवाले से तवक्को कर रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद जो भी उम्मीदवार कामयाब होगा वो उनके हल्के की बेहतरी के लिए, तरक्याती कामों के लिए काफ़ी और उनके एहसास महरूमी काम करने के लिए काम करेगा। देखना यह है कि 8 फरवरी को लोग इस इलाके के किसे अपना उम्मीदवार नामजद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अदनान, आप हमें मुजफ्फरगढ़ कोट अदू के हलकों के हवाले से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू इलेक्शन सेल। और अब कुछ बात करेंगे DG खान के हल्का NA 185 की। और सुहेल साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा कि मुल्क की अहम सियासी शख्सियात का ताल्लुक ज़िला डेरा गाजी खान से रहा है। NA 185 की बात की जाए तो कौन से मजबूत उम्मीदवार इस दफ़ा मद्दे मुकाबिल हैं, क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है? ठीक है जी, NA 185 डेरा गाजी खान ये वही सीट है
जिस पर एक ज़माने में 70 में जमात इस्लामी के डॉक्टर नज़ीर अहमद जो है वो मुंतखब हो गए थे। और बाद में इस सीट से पहले जो थे खोसा लगारी बरादरान का भी इस पर इन्फ्लुएंस रहा, और फिर इस पर खोसा बरादरी जो है उसका भी इन्फ्लुएंस रहा। लेकिन पिछली दफ़ा से यहाँ तहरीक इंसाफ से ज़रताज गुल वज़ीर जो हैं वो MNA बन गई थी, और वो बाद में बड़ी तहरीक इंसाफ की बड़ी लॉयलिस्ट हैं और बड़ा सियासी किरदार भी उनका रहा। पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को, जो कि सरदार जुल्फ़कार खोसा साहब के महबूब बेटे हैं, उनको टिकट दिया है। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो हैं और जुल्फ़कार खोसा ये बहुत देर तक नून में रहे और इतने करीब थे सरदार जुल्फ़कार खोसा शहबाज शरीफ के और शरीफ ख़ानदान के कि उनको गवर्नर पंजाब बनाया गया, सीनियर वज़ीर बनाया गया, अपोजिशन लीडर बनाया गया, मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर बनाया गया। तो ये इतने सारे ओहदे रहे। लेकिन दोस्त मोहम्मद खोसा साहब के वज़ीर आला बनने के बाद जो थी शक्कर-रंजी पैदा हो गई और सरदार जुल्फ़कार खोसा जो है वो नाराज़ हो गए अपने बेटे पर तनकीद की वजह से शरीफ ख़ानदान के, और शरीफ ख़ानदान को गिला था कि दोस्त मोहम्मद खोसा ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं जो उनसे ना पूछे हैं और ना वो कानून के मुताबिक थे। तो उस वक्त से जो है खोसा ख़ानदान जो है वो पहले आज़ाद रहा और अब वो भी पीपल्स पार्टी में चला गया है। सरदार जुल्फ़कार खोसा के एक बेटे पहले ही जो थे वो पीपल्स पार्टी में चले गए थे और उनकी शादी जो है वो आयतुल्ला दुरानी जो पीपल्स पार्टी के हैं उनकी बेटी से हुई थी। तो वो भी पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं। यहाँ से तहरीक लब्बैक के ज़काउल्लाह साहब हैं और जमात इस्लामी से जो है वो अब्दुस्सलाम जो है वो उम्मीदवार हैं। अब देखना ये है कि यहाँ से जो खोसा फैमिली है, ज़रताज गुल वज़ीर हैं और ज़काउल्लाह साहब हैं, इनमें से कौन जीतता है। दिलचस्प बात यह है कि ना यहाँ से नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा। क्या इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद खोसा से कोई दर पर्दा मफाहमत हो चुकी है? क्योंकि जो नीचे कैंडिडेट खड़े हैं डेरा गाजी खान सिटी से सूबाई उम्मीदवार अब्दुल अलीम शाह, कहा जाता है कि वो और खोसा फैमिली की कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है। और हुआ ये था कि नून लीग ने यहाँ उसामा अब्दुल करीम जो हाफिज़ अब्दुल करीम के बेटे हैं उनको टिकट दिया आखिरी वक्त, लेकिन वो शायद उन्होंने इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी जो ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि हाफिज़ अब्दुल करीम और अवैस लगारी जो इस वक्त साउथ पंजाब के नून लीग के करता धरता हैं उनकी भी आपस में नहीं बन रही। तो शायद इस वजह से उसामा अब्दुल करीम ने भी ये ऑप्ट नहीं किया। तो अब देखना ये है कि नून की ये स्ट्रेटजी कि वो वहाँ पीपल्स पार्टी को जिता दें ये कामयाब होगी, और क्या इसका उन्हें ज़्यादा MPA मिल जाएंगे या क्या फ़ायदा होगा। ठीक है सुहेल साहब, DG खान में हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, सलीम बुज़दार, उनसे बात करते हैं। सलीम, आप ये बताइएगा कि DG खान के हल्का NA 185 में किस उम्मीदवार की मुहिम में ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है? आज़ाद उम्मीदवारान की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी, डेरा गाजी खान का हल्का NA 186 देही और कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है ये हल्का, और यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सरदार अवैस अहमद खान लगारी और उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार हैं महर सजाद हुसैन छीना। इन दोनों के माबैन सख्त मुकाबला है और कांटे का मुकाबला की तवक्को की जा रही है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि दोनों उम्मीदवारान इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सरदार अवैस अहमद खान लगारी की एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा हैं महर सजाद हुसैन छीना की निस्बत। उनके लिए भी वो भी कर रहे हैं, लेकिन महदूद पैमाने पर वो कर रहे हैं अपने इंतखाबी सरगर्मियाँ। और अब एक और डेवलपमेंट वहाँ पर ये हुई है कि लगारी ख़ानदान के एक साबिक MNA हैं, इस हल्के से MNA थे जो है ना वो, उन्होंने सरदार मोहम्मद खान लगारी ने महर सजाद हुसैन छीना के हक़ में न सिर्फ दस्तबरदार हुए बल्कि उनके लिए उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया और उनके लिए कैंपेन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कबायली सरदार हैं यहाँ पे सरदार जुल्फ़कार अली खान खोसा साबिक़ गवर्नर पंजाब है, उनके साहबजादे हैं सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, वो भी काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं, उनके साथ महर सजाद हुसैन छीना के लिए भी कैंपेन कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये कहा यह जा रहा है कि दोनों उम्मीदवारों के माबैन सख्त मुकाबला है।
और यहाँ पे भी एक जो है ना वो चूँकि ये चोटी का इलाका इसमें शामिल है, फोर्ट मंडरू का इलाका सियाहती मकाम है वो शामिल है, कोह सुलेमान का एक पहाड़ी सिलसिला है रूंगन वो भी इस हल्के में शामिल है, इसी तरह कुछ देही इलाके हैं वो भी इसमें शामिल हैं, तो माना आमदानी का ख़ास एक कस्बा है वो भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है इस हल्के में भी, और उम्मीदवारान जो है ना वो अपने अपने वोटर्स को कायल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर सरगर्म हैं। देही इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनको कायल करने की अपनी अपनी तरफ की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल साहब, आप ये बताइएगा कि NA 186 डेरा गाजी खान में खोसा और लगारी ख़ानदान मद्दे मुकाबिल हैं, इस हल्के की सियासी सूरत हाल क्या बनती दिखाई दे रही है? ये NA 186 डेरा गाजी खान है, ये रवायती तौर पर तो लगारी ख़ानदान की सीट है और इस दफ़ा नून लीग से सरदार अवैस खान लगारी जो हैं वो उम्मीदवार हैं। ये सरदार फ़ारूक लगारी के बेटे, सरदार मोहम्मद ख़ान लगारी के पोते और सरदार मोहम्मद जमाल ख़ान लगारी के पड़पोते हैं। तो इनकी रिश्तेदारियां नवाब कालाबाग से हैं, ममदोड ख़ानदान से हैं, इनकी पख्तून काकड़ फैमिली में भी रिश्तेदारियां हैं। तो ये हिस्सा ले रहे हैं नून लीग से, और पीपल्स पार्टी से यहाँ दोस्त मोहम्मद खोसा ही उम्मीदवार हैं। और ये ज़ाहिर है उनका हल्का नहीं है, लेकिन उनका हल्का असर रहा है क्योंकि वो लगारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ सियासत करते रहे हैं माजी में, तो यहाँ भी लोगों के उन्होंने काम करवाए होंगे लाजमन। और यहाँ से जो थे वो मोहम्मद ख़ान लगारी जो कि सरदार अवैस लगारी के करीबी रिश्तेदार हैं, सरदार मकसूद लगारी के बेटे हैं, उन्होंने भी अपना जो करवाया था जमा कागजात नामजदगी, वो पिछली दफ़ा PTI की तरफ से उम्मीदवार थे, लेकिन फिर 9 मई के बाद उन्होंने PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली और अब उन्होंने वो दस्तबरदार हो गए हैं और उन्होंने सजाद छीना साहब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके हक़ में जो है कागजात विदड्रॉ किए हैं। तहरीक लब्बैक से सैयद मुनीर हुसैन साहब जो हैं वो जो है मद्दे मुकाबिल हैं। तो अब देखना यह है कि लगारी ख़ानदान की ये सीट जो कि उनकी जद्दी पुश्ती सीट है, इस पर खोसा साहब जाकर, दोस्त मोहम्मद खोसा जाकर कोई किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन यहाँ भी लगारी ख़ानदान को शिकस्तें होती रही हैं, आपस में लगारी ख़ानदान भी लड़ता रहा है। यहाँ से मकसूद ख़ान लगारी भी जो है वो इन्हीं जो लगारी फैमिली है उसके मद्दे मुकाबल लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। फिर यहाँ से एक दफ़ा जो था एक वर्कर भी जो है वो भी जीत गया था। तो इस तरह की इसकी हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी लगारी ख़ानदान का होल्ड यहाँ पर बड़ा मजबूत है क्योंकि बहुत सारा इलाका जो है वो ट्राइबल है, कुछ खोसा ट्राइब का और कुछ लगारी का। जो खोसों का इलाका है उसमें जो खोसा ट्राइबल एरिया है वो सारे का सारा सरदार को वोट देता है, और इसी तरह जो लगारी ट्राइबल एरिया है वो भी सारे का सारा जो है वो लगारी सरदार को जो है वो वोट देता है। तो इस वक्त सरदार तो सरदार जमाल लगारी हैं, बड़े भाई जो अवैस के, लेकिन वो इंतखाबी सियासत में इस वक्त हिस्सा नहीं ले रहे। और अब देखना यह है कि NA 186 डेरा गाजी खान से कौन जो है वो असम्बली में आता है। अगर अवैस लगारी आए और नून की हुकूमत भी आई तो उनको अहम ओहदा भी मिलने का इम्कान है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर किसी और इलाके, किसी और शहर की इंतखाबी सूरत हाल के साथ हाजिर होंगे। इलेक्शन सेल से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जियो इलेक्शन सेल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर कायद की बात की जाए तो गुज़िश्ता शब तूफ़ानी बारिश ने इंतखाबी सियासत में अहमियत इख्तियार कर ली है शहर कायद ने, क्योंकि बारिश के बाद पैदा होने वाली अबतर सूरत हाल को मुखालिफिन एक दूसरे के खिलाफ बयानिए के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले MKM पाकिस्तान, फिर जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और आज नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची और लाहौर का मवाजना हो गया है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश में मनाजरा देख लिया। आज आपको लाहौर के इस हल्के में लिए चलते हैं जहां से बिलावल भुट्टो सरदारी इंतखाब लड़ रहे हैं और हल्के की इंतखाबी मुहिम कराची और लाहौर के इंतजामी मामलात के मवाज़नों के गिर्द घूम रही है। हल्के के क्या हालात हैं, अवाम किस उम्मीदवार की तरफ ज़्यादा राग़िब दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं लाहौर में हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा से। जी दुआ। जी, आज हम पहुँचे हैं लाहौर के हल्का NA 127 में, जहाँ की कुल आबादी 9,72,875 है। इस हल्के में टाउनशिप, ग्रीन टाउन,
फिरोजपुर रोड के कुछ इलाके हैं जिनमें चुंगी, मरसद्दू, कैंची, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और मुहल्लिका आबादियाँ आती हैं। कुछ इलाके तो इस हल्के के पोश इलाके हैं जिनमें मॉडल टाउन और फैसल टाउन है, लेकिन फिरोजपुर रोड की पट्टी पर अगर आप सफ़र करें तो वहाँ पर बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। आवाम की सजियत से गुजरे और अब अरबाब इख्तियार को क्या कहना चाहते हैं, आइए आवाम के पास चलते हैं। लोग इधर ही रहते हैं, तकरीबन हम लोगों को यहाँ 35-40 साल हो चले। ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम है कि जब यहाँ ये गटर भर जाते हैं, यहाँ पानी खड़ा हो जाता है जगह जगह पे। ये यहाँ पे हम लोग ये कचरा जो भी ये हम लोग उठवाते भी हैं, फिर भी यहाँ पे कोई ऐसा सद्भाव नहीं बन रहा कि जिससे हम लोगों को कोई यहाँ मिल सके। कोई कूड़ेदान मौजूद नहीं है, कोई उठाने नहीं आता। जी, उठाने के लिए तो आते हैं पर वो अपनी मर्जी के साथ वो रेडियाँ वेडियाँ लेके आते हैं। उसके में इस यहाँ पे नहीं लगाया उन्होंने कि कचरे का एक लगा दें तो उसके अंदर कचरा हम लोग फेंकें। गैस आती है? नहीं, गैस नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, 1 घंटा भी नहीं आती? नहीं आती, नहीं गैस नहीं आती बेटा। कैसे गुजारा हो रहा है? लकड़ियाँ जला रहे हैं, देखिए मेरा घर लकड़ियाँ जला रहे हैं। ये भी लकड़ियाँ, ऊपर भी लकड़ियाँ, ये देखो बेटा। लोगों ने लकड़ियाँ जमा करके रखी हुई है क्योंकि गैस की बंदिश नहीं है, गैस सिरे से ही मौजूद नहीं है। लोड शेडिंग नहीं है कि आ नहीं रही या कोई टाइमिंग है, बल्कि गैस मौजूद ही नहीं है इस पूरे इलाके में। और कब से ऐसा है? हम लोग तो बहुत अरसा से रह रहे हैं, मगर ये 4-5 साल हो गए, बिल्कुल बहुत परेशानी हो रही है। गर्मियों में भी गैस नहीं है? नहीं, गर्मियों भी नहीं आती बेटा। वजह क्या बनी? एक तो बत्ती भी नहीं आती और एक गैस नहीं आती। ये 2 चीज़ों का बहुत मसला बना हुआ है इस फ्लैटों में। क्यों? पता नहीं, ये गवर्नमेंट को पता हो बेटा, जो भी बैठते हैं। शिकायत किया आपने कभी? काफ़ी दफ़ा हमारे मालिक मकान गए हैं, काफ़ी दफ़ा उन्होंने बोला है कि भी गैस नहीं है, बत्ती नहीं है। गर्मियों में भी लकड़ियाँ जलाते हैं? हाँ, गर्मियों में भी। हाँ, मेरा खुद देखो, मेरा घर जाके देखे, अंदर देखे, पूरा इनके घर में यहाँ तक धुआं महसूस हो रहा है। अगर हम जा सके इनकी इजाज़त के साथ। ये रिजवान भाई, अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई हुई और ये हांडी पक रही है। कितना टाइम लगता है इस हांडी पकने में? बेटा लग जाता है। 2 बच्ची हैं मेरी, बेवा औरत हूँ, लोगों का घर का काम करती हूँ मैं, तो घर में ऐसे चलाती। कोई सालन दे देता तो ले आती हूँ, जो नहीं दे देता तो बेटे को गुजारा कर लेती। एक मेरी बेटी ये, एक मेरी बेटी पागल खाने में। लियाकताबाद के इलाके में हम पहुँचे हैं जो इसी हल्के का हिस्सा है, और कभी कभी तो ऐसा मंजर कैमरा कैच करता है कि दिल कांप जाता है। और ये स्कूल है, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। इसके ऊपर लिखा हुआ पाक सरजमीन शादबाग, और इसके बिल्कुल नीचे कूड़े के ढेर भी मौजूद हैं जो आप कैमरे की आंख से मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। इस वक्त गलियां टूटी फूटी हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर मुझे लगता है लाहौर की पहचान बनते जा रहे हैं। महकमे क्यों कूड़ा नहीं उठाते, या डंपिंग साइट मौजूद नहीं है, लोगों की गलती है, किसकी गलती है? तमाम हल्के फिरने के बाद ये शिद्दत से एहसास होता है कि लाहौर अब बागों का शहर तो बिल्कुल भी नहीं रहा। अलबत्ता स्कूल को इस वक्त ताले लगे हुए और इलाका मकीन बताते हैं कुछ अर्सा पहले ही गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। रीज़न किसी को भी नहीं पता। इलाके के क्या मसाइल हैं, आइए हम आपसे पूछते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला गैस का है। पूरी सर्दियाँ गुजर गई, बिल देके हमारे 8-8 हज़ार बिल आया बगैर गैस के। यानी कि गैस आए, बंदा देते हुए तकलीफ नहीं होती, बगैर गैस के हमें 8 हज़ार बिल आए। मैं अभी आपको बिल भी दिखा देती हूँ, ठीक है। और पानी का मसला है, फ्लैटों में यही मसले हमारे, पानी का और गैस का। बिल्कुल भी नहीं आता पानी। बिल्कुल, मैं कहती जाके चेक कर ले हमारा घर। आओ मैं आपको अपने चूल्हे दिखाऊँ, बंद है। ये बड़ा इंसाइटफुल चीज़ है कि जाकर देखें, ना नलकों में पानी है ना गैस है, मगर बिल मामूल के मुताबिक आ रहे हैं। मेरा और ये गैस है, ये ऑन ही है, बल्कि ये मैंने ऑन नहीं किया, ये ऑन ही है। यहाँ पे बंद होगा और ये खुल रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं आती? नहीं आती नहीं। ये देख रहे खुला, जब मैंने आप दिखाया। का वक्त है, हाँ, इस वक्त हाँ, तो इलाकों में आ ही रही होती आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं डराती बेटा, बिल्कुल नहीं गैस आती। मैं अभी आपको कितना बिल आया आपका? मैं आपको दिखाती, बिल भी दिखाती बेटा। ये मार्च ये देखिए कोई चीज़ नहीं आ रही, ये ऑन है। सिलेंडर का इस्तेमाल करती हैं? वो देखे सिलेंडर पड़ा हमारा, और ये देखे बिल कितना आया। तो कितने की गैस इस्तेमाल हो जाती है सिलेंडर में पूरा महीना? बेटा मेरा 1000 से ऊपर है, क्योंकि हम 2 माँ बेटे हैं, और 1000 से ऊपर पड़ जाती गैस। ये देखे मेरा बिल 8,350 रुपये बिल है। और एक दिन भी गैस नहीं आई? नहीं, एक दिन भी नहीं आती ही नहीं है। ये हमारा 24 घंटे में खुला रखती हूँ, शायद कभी आए तो हम लोग इस्तेमाल कर लें। नहीं समझ में आती, प्याज इतनी महंगी है, पेट्रोल कम करते हैं लेकिन सब्जियां कम नहीं होती,
दालें कम नहीं होती, आटा कम नहीं होता। सबसे बड़े मसाइल तो यही हैं कि बेरोज़गारी है, काम लगता है, कभी नहीं लगता, महीना महीना फारिग बैठे रहते हैं। कैसे गुजारा होता है? बहुत मुश्किल से, उधार भी नहीं मिलता, कोई किसी से मांगे तो कोई देता नहीं। काम है वो ऐसा ही है हमारा, ये आज काम लगा है, कल का एतबार कोई नहीं है, कल का कोई पता नहीं है काम लगता है नहीं लगता। जो आता है वही कहता है जी गरीबों का ख्याल करेंगे, हम गरीब का एहसास करेंगे, कोई नहीं करता। आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? और आवाम को रिलीफ ऐसे ही मिलेगा, कोई अल्लाह ताला ही कोई करम करेगा तो होगा, नहीं तो हुक्मरान तो कोई नहीं देगा हमें। कुछ समझ नहीं आ रही, कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। सियासतदान जो इलेक्शन जीतते हैं आपके इलाकों से, वापस कभी इलाके में आते हैं? हमारे इलाके में नसीर भुट्टा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो जब जीते थे वो आते थे, उनके बाद ये पिछली बारी PTI का जीता था, वो इधर दोबारा आया ही नहीं। मसला क्या है इलाके में? इलाके में सबसे बड़ा मसला गैस का है, पानी का है। पानी नहीं आता, 3 घंटे मोटर चलाओ ना, 3 घंटे तो फिर जाके टंकी भरती है, पानी सरकारी पानी बिल्कुल नहीं आता। सीवरेज के मसाइल हैं यहाँ? सीवरेज के बेटे और सुई गैस के, वो गैस आती नहीं, बिल आता है। पहले बिल आता था मेरा, ये मेरा घर है, यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा घर है, ये मार्केट मेरी है, ठीक है, मैं से खुद रिटायर हूँ सरकारी हाउस से। तो ये पहले मैं देता था 2000 बिल, अब मैं दे रहा हूँ 8000 बिल, और गैस आ भी नहीं रही। बेटे ये ज्यादती नहीं है? बिल्कुल ज्यादती है ना। और क्या मसला है इस इलाके का? मसाइल तो बहुत है, जिस तरह कि आप कह रहे हैं गर्मी में गैस नहीं आती, सर्दी की तो समझ आती है, समझ गर्मी में भी नहीं आती। अच्छा, उसके अलावा क्या वजह है? उसकी ये गवर्नमेंट हमारी जो है बहुत काबिलियत अच्छी रखती, काबिलियत जो कह लें कि फैक्ट्री को गैस देती है, जो अवाम है उसको नहीं देती। अब ये तंदूर है, ये हमने 24 घंटे इनका जो है ना सिलेंडर चलता है, गैस नहीं है, पर बिल इन्होंने फिर भी देना है। तो गैस का बिल भी देना है, सिलेंडर भी बर्दाश्त करना है। गैस तकरीबन 350 रुपये kg है, तो तकरीबन 8 से 10 kg इनकी रोज़ यूज़ होती है। और उसके अलावा बिल जो मंथली आना है वो तकरीबन 4000 5000 बिल है। उसके अलावा हमें मसाइल जो है पानी के हैं, ताकि गंदा पानी हमारी मोटर टैंकी के ज़रिए आ जाता है। तो हम चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा मसला वो मैंने आपको बताया कि वो हमारा ये पानी का है। पहले हमारा सरकारी पानी आता था, अब एक मोटर चलाते हैं, उस मोटर को 3 घंटे चलाएंगे तब पानी खींचेगी वो। ये लोग क्या करें, लोग गरीब भूखे मरेंगे, इन लोगों ने हुई भूखे मरेंगे। क्या रिलीफ मिलना चाहिए? चाहिए सस्ते करना ना। ये अब इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में लोगों को इन लोगों ने इलेक्शनों के लिए रिश्वत दे के वोट खरीदेंगे। ये किसने बताया आपको? ये होएगा ना, आप देख लेना, आप भी देख लेना, हम भी देखेंगे। आपको कैसे पता? पता है ना, पीछे भी इन लोगों ने ऐसे ही किया था। अच्छा, हाँ, तो लोग बिक जाते हैं? लोग बिक जाते हैं, इज्जत की खातिर नहीं रखते ना अपनी इज्जत। या देखो गोश्त लेने जाओ, मुर्गी का की भाव है 700 रुपये। गरीब बंदा खा सकता है, इन्ने बच्चे हो तो बंदा की करे। एक बच्चे ने पढ़ाइयाँ इतनियाँ। प्याज कितने रुपए? प्याज 100 240 दे रहे हैं, 250 तक हो गया। कितना होना चाहिए? चाहिए चलो 100 ही 150 कर दो, फिर भी तो गरीब खा तो लेंगे ना। थोम वो सस्ता कर दिता है, तो अदकर 600 रुपये किलो, चलो वो तो ठीक है। तो जरा किना ले लेना प्याज किया उन्हें तो हांडी पक दी है। लोगों ने बहुत लाजमी इस्तेमाल होना है, बहुत लाजमी इस्तेमाल होना है, हर हांडी च होंदा है थोम अदरक तो ये प्याज। तो इधर ही रहते हैं आप? जी। क्या मसला है इस इलाके का? इस इलाके का जो मसला है वो तो पूरे पाकिस्तान में मसाइल है। तो ये है कि यहाँ पर जो NA 127 है और बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब यहाँ पर आए हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि एक बैन अवी लीडर है, और डेवलपमेंट्स तो होती रहती हैं, वो रियासत का काम होता है। असल जो इशू है, जो बिलावल भुट्टो साहब हमारा जो आवाज़ उठाएंगे, वो होता है कि नेशनल असम्बली में आवाज़ उठाना, पूरे मुल्क की आवाज़ होती है। मैं इस वक्त सिर्फ मसाइल पर बात कर रही हूँ। अच्छा, इलाके का मसला क्या है? सीवरेज का निज़ाम कैसा है? साफ़ पानी आता है कि नहीं आता? गैस, बिजली, जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं? अच्छा, वो ज़रूरियात यही है कि जो हमारे बिल्स हैं वाटर सप्लाई के हैं, उन्होंने बहुत इंक्रीज़ कर दिए, 900 से लेकर 1500 तक ले गए पानी के। उसी तरह बिजली के मसाइल हैं, सीवरेज का तो वे ये मसले मसाइल जो है कि वो मिक्स हो रहा है, सीवरेज और वाटर सप्लाई मिक्स हो रहा है। और दूसरे जो है डेवलपमेंट यहाँ पे बिल्कुल बराए नाम रह गई है।
तो देखा जाए तो इस मुल्क में का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई की ये है कि हमारी तो सीधी सी बात है कि हमारी तो चीखें निकल रही हैं जो सफ़ेद पोश है। यानी कि रोज़ हम घर से निकलते हैं तो 100 रुपये का एक चीज़ होता है तो वो 220 की हो जाती है। तो हम कहाँ तक जो है ना अपना बजट को और चूल्हे कहाँ तक ठंडे करेंगे। तो हमारी जो है ना वो यानी कि देखा जाए तो चीखें निकल रही है। और हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, जो बैठे हैं रियासत के जो होल्डर हैं, जो भी है स्टेट के, वो बैठें और अवाम को रिलीफ दें हर मामलात में। लेकिन इसके साथ में आपको NA 127 की बात करूँगा तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस लिहाज से कि ज़मनी इलेक्शन में जो असलम गिल आए थे वो सेकंड रनिंग पे आए थे और अब बिलावल भुट्टो साहब आए हैं। और मुझे खुशी है कि वो एक बैन-अक़वामी लीडर हैं और हमारी आवाज़ उठाएंगे। और मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगा अगर वो ये सीट जीत जाते हैं तो ये सीट रखनी पड़ेगी और लड़काने की सीट को ड्रॉप कर दें। क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? मसाइल तो गैस के हैं फ़िलहाल को तकरीबन 7-8 साल से यहाँ पे। उसके बाद अब देख लें कि महंगाई है और बिजली लोड शेडिंग तो खैर कम है, लेकिन गैस के बहुत मसाइल हैं यहाँ पे। सीवरेज का पानी मसाइल है। गटर उबल रहे हैं या बेहतर? गटर उबलते नहीं हैं, अदरवाइज पानी आता है कभी कभार। गलियाँ बनी हुई हैं? हाँ जी सब कुछ बना हुआ है। क्या मसला है? सबसे बड़ा मसला बता दें। मसला ये है कि यहाँ का वो कुछ जो ये तजावज़ात है जो दुकानों के आगे, हाँ वो उसकी भरमार है। अच्छा ठीक है ना। बाकी वो सफाई वगैरह का मसला है, नहीं करके जाते। सफाई बहुत कम होती है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कोई अगर मियाँ साहब आए हैं तो कोई माशियत सीधी होगी। अच्छा। वरना पहले तो मैंने संभाल लिया सबको। ठीक है। पहले तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अब ये है कि चलो हमें तो 2018 से पहले पाकिस्तान चाहिए, जो पहले पाकिस्तान था। सही बात है कि इधर मिडिल क्लास तबका वैसे ही मर चुका है। क्या मसला है मुल्क का? क्या मसला है मुल्क का? बड़ा हालात खराब और बस। क्या हालात क्या खराब हो गए? बेहतरीन चल रहा है। महंगाई इतनी है, हमारे कमाने वाला है कौन, बेवा हो तो बड़ी बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। तो कितना महीने का खर्चा हो जाता है? महीने का खर्चा बिरसिल पा के बाबा ही हो जाता है, लेकिन बस मजबूरी है, क्या करें। कैसे रिलीफ मिलेगा? अल्लाह ही बेहतर जान है, बस अल्लाह से दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह। इलेक्शन आ रहे हैं, फिर क्या करेंगी? इलेक्शन आ रहे हैं, फिर इलेक्शन वाले हमारे सर पे बनते हैं। जब बन जाते हैं तो जॉब पर खड़काओ तो कहते हैं जी घर में नहीं है, क्या मसला हल करने में। समझे ना। मेरी बेटी की शादी होनी है, 1 साल का मान गया है, गरीब औरत है, बेटी की शादी करनी है हमारी, अल्लाह करें बस। सर इलेक्शन 2024 में किस पार्टी को तरजीह देंगे और क्यों देंगे? पार्टी को तरजीह देने की बात तो मैं बाद में करूँगा। पहले तो मैं बात करूँगी जो NA 127 में जो इस वक्त इलाके के जो मसाइल हैं वो आपको मैं बताऊँ कि वो इस कदर शदीद हैं कि आइंदा जितनी भी हुकूमतें आई हैं उस पर गौर नहीं किया गया। इस वक्त गैस सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला वो गैस का है। ठीक है। उसके बाद वासा का मसला है, सफाई का मसला है, वो यहाँ पे नहीं है। वहाँ स्कूल कॉलेज का मसला है, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। NA 127 में अब बड़े बड़े लोग आ गए। अब सिंध से उठ के बिलावल साहब इधर आ गए हैं, तो वो पहले सिंध के मसले अगर हल करके आए हैं इधर तो मुझे यकीन है यहाँ के भी कर लेंगे। बाकी रह गया आपके वोट की बात, वो तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। जो हालात मैंने देख लिए सियासतदानों के, उसके मुताबिक अभी कोई फैसला नहीं किया वोट का ही। तंज़ो मज़ा समझें या फिर हुस्न इखलाक? लोग इस वक्त गम और गुस्से में हैं और सरापा एहतजाज हैं और उनका यही कहना है कि जो भी शख्स आए और वोट चाहता है, इक़्तिदार चाहता है, उसको एक मुनज़्ज़म पॉलिसी लानी पड़ेगी और पैटर्न बताना पड़ेगा कि मसाइल हैं, सबको पता है, हल कैसे होंगे, इसके लिए पूरा एक हिकमत अमली देनी होगी। इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से किस्मत आजमाएंगे और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ मैदान में उतरेंगे, जबकि दीगर पार्टीज ने भी अपने नुमाइंदगान फाइनल कर ली हैं। मगर आवाम ये कहती है कि जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, वरना भरपूर मज़ाहमत करेंगे। कैमरामैन मिर्जा रिजवान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। शुक्रिया आपका दुआ, आप हमें अपडेट कर रही थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर किसी और इलाके, किसी और शहर की इंतखाबी सूरत हाल के साथ हाजिर होंगे। इलेक्शन सेल से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।